दोस्तों ये स्टोरी का 28वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। सब गाड़ियों में बैठ गए। कुछ ही देर में गाड़ियां हवा से बातें करने लगी। राजवीर, रूही, पीहू तीनों एक गाड़ी में थे। गाड़ी कुछ मिनट बाद रघुवंशी मेंशन पहुंचने वाली थी, लेकिन रूही ने कहा, राजवीर मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना है, प्लीज यहाँ से लेफ्ट ले लो। रूही की बात सुनकर राजवीर थोड़ा हैरान हो गया। राजवीर बोला, मैम प्लीज एक बार आप मेंशन चलिए, उसके बाद चाचू की परमिशन लेकर जहां आपका मन करता है वहां चली जाना, लेकिन अभी आप मेरे साथ हैं तो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सही सलामत रघुवंशी मेंशन छोड़ दूं। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूं और ना ही ना समझ जो अपना भला बुरा ना समझ पाऊं। मुझे अभी मिलना है तो मतलब अभी मिलना है, तुम गाड़ी लेफ्ट ले लो। रूही थोड़ा गुस्से में बोली। राजवीर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह इस वक्त रूही की हालत समझ रहा था। वह जानता था कि प्यार में ऐसे उल्टे सीधे काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। वह भी कभी नित्या के लिए घंटों तक कॉलेज की कैंटीन में वेट करता था। राजवीर की गाड़ी काफिले के सबसे पीछे थी। राजवीर ने गाड़ी लेफ्ट ले ली, लेते हुए कहा, मैडम आज पहली बार और आखिरी बार मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, उसके बाद आप मुझसे उम्मीद मत करना। आपको अपनी जिंदगी में जो करना है कर लीजिए, लेकिन मुझे इन सब में मत घसीटिए, क्योंकि मैं चाचू के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। राजवीर ने गाड़ी लेफ्ट ले ली तो रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रूही बोली, तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्द मैं चाचू से अपनी शादी की बात करने वाली हूँ। करीब 20 मिनट ड्राइव करने के बाद राजवीर ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर रोकी। राजवीर ने हल्के गुस्से में कहा, मैम आप जाइए, मैं आपका यहीं वेट करता हूँ। इतना कहकर राजवीर पीहू को अपनी गोद में ले लिया। रूही ने राजवीर को देखा तो राजवीर का चेहरा गुस्से में फूला हुआ था। राजवीर भी नहीं जानता था कि आखिर रूही पर गुस्सा क्यों कर रहा है। कहीं ना कहीं उसके दिल में रूही को लेकर कुछ तो जज्बात थे जो धीरे धीरे पनप रहे थे। रूही राजवीर के गालों को पकड़कर हिलाते हुए कहा, राजवीर तुम पर गुस्सा बिल्कुल सूट नहीं करता, तो तुम गुस्सा मत किया करो, मैं बस आधे घंटे में आ जाऊंगी। इतना कहकर रूही गाड़ी से उतरकर रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। राजवीर रूही को जाते हुए देख रहा था। कहीं ना कहीं उसके दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने उस दर्द को इग्नोर कर दिया। फिर गाड़ी में बैठकर पीहू के साथ खेलने लगा। 20 मिनट खेलने के बाद पीहू बोली, राजवीर भैया मुझे सूसू आई है। राजवीर ने हैरानी से पीहू को देखकर कहा, पीहू तुम्हें सूसू कैसे आ सकती है, जैसे सबको आती है। राजवीर भैया, पीहू ने अपनी मीठी सी आवाज में कहा। राजवीर थोड़ा इरिटेट हो गया, लेकिन फिर वह पीहू को गोदी में लेकर गाड़ी से उतरा और रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। रेस्टोरेंट काफी बड़ा था। राजवीर ने एक बार रेस्टोरेंट पर नजर घुमाई, उसे रूही दिखाई नहीं दी। राजवीर ने नॉक किया और पीहू को लेकर लेडीज बाथरूम में चला गया। लेडीज बाथरूम के बाहर एक फीमेल गार्ड बैठी थी। राजवीर ने उस लेडी गार्ड से रिक्वेस्ट करके पीहू को उसके साथ वॉशरूम भेज दिया। राजवीर बहुत देर तक वॉशरूम के बाहर खड़ा रहा, लेकिन पीहू बाहर नहीं आई। तभी राजवीर का फोन वाइब्रेट हुआ और राजवीर फोन लेकर थोड़ा सा वॉशरूम से दूर चला गया, लेकिन राजवीर की नजर वॉशरूम के गेट पर ही थी। राजवीर फोन पर बात कर रहा था, तभी बाथरूम का गेट खोलकर पीहू राजवीर की ओर भागते हुए आई। राजवीर फोन पर बात करता हुआ पीहू को एक हाथ से इशारा कर रहा था, जैसे कहना चाहता हो, पीहू प्लीज धीरे आओ, लग जाएगी। लेकिन पीहू तो फुल स्पीड में राजवीर की तरफ भाग रही थी और तभी एक लड़का सामने आ गया। पीहू उससे टकरा गई। पीहू उससे टकरा कर जमीन पर गिर गई। यह देखकर राजवीर पीहू की तरफ भागा। राजवीर ने झट से पीहू को गोद में उठा लिया। राजवीर ने दांत पीसते हुए उस लड़के की कॉलर पकड़कर गुस्से में कहा, दिखाई नहीं देता, अंधे हो। वह लड़का कुछ बोलता उससे पहले ही राजवीर की नजर उस लड़के पर पड़ी। वह लड़का कोई और नहीं, अभय ओबराय था। अभय को देखकर तो राजवीर का गुस्सा दोगुना हो गया। राजवीर को वह पार्टी याद आई जब अभय आर्या के साथ बदतमीजी की थी। राजवीर ने पीहू को गोद में उठाकर रखा था। राजवीर ने दूसरे हाथ से अभय के मुंह पर एक पंच जड़ दिया। अभय अपना बैलेंस नहीं बना पाया, वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। राजवीर ने पीहू को गोद से उतारकर एक साइड में खड़ा करके कहा, पीहू अब तुम्हें राजवीर भैया
फाइट दिखाएंगे, देखोगी ना। पीहू ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने अपनी उंगली चटकाई और अभय को अपनी तरफ आने का इशारा किया। अभय राजवीर को फाइटिंग मोड में देखकर डर गया। अभय बोला, मैं लड़ाई करने नहीं आया हूँ, गलती इस लड़की की है, यही भागकर आ रही थी। राजवीर ने गुस्से में कहा, वह छोटी है लेकिन तुम्हारा शरीर तो सांड जैसा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। ओबराय ब्रदर्स देख कर नहीं चलते। राजवीर अभय की तरफ कदम बढ़ा रहा था और अभय डर के मारे पीछे हट रहा था। अभय पीछे हटता हुआ अपने बॉडीगार्ड से टकरा गया। अभय ने अपने बॉडीगार्ड को देखकर राहत की सांस ली और फिर राजवीर को मारने का इशारा किया। अभय के वहां 2 बॉडीगार्ड थे। राजवीर ने एक एक करके दोनों की पिटाई कर दी और फिर घूमकर एक पंच अभय के मुंह पर मारा। अभय ने भी अपने प्रोटेक्शन में राजवीर को मारना चाहा, लेकिन अभय राजवीर को मार नहीं पाया। राजवीर ने फिर से एक पंच अभय के गाल पर जड़ दिया। राजवीर एक और पंच अभय को मारता कि तभी राजवीर का हाथ किसी ने पकड़ लिया। राजवीर ने चेहरा घुमाकर देखा तो रूही ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। रूही को गुस्सा आया। उसने राजवीर को अपनी तरफ घुमाया और खींचकर एक चाटा राजवीर के गाल पर मार दिया। राजवीर को समझते देर नहीं लगी कि रूही का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं अभय ओबराय है। राजवीर ने हैरानी से रूही को देखा और रूही ने राजवीर की दोनों कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभय पर हाथ उठाने की? तुम अपनी औकात में रहो। राजवीर चाचू ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे अभय को हाथ लगाओगे? राजवीर हैरानी से रूही को देख रहा था और रूही बहुत गुस्से में राजवीर को रूही और राजवीर को ऐसे देखकर अभय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। राजवीर ने अपना गुस्सा कंट्रोल करके बोला, मैडम यह लड़का ठीक नहीं है, बहुत ही घटिया लड़का है। आप नहीं जानती यह दोनों भाई कितनी घटिया हरकतें करते हैं। मैम, आपको सारी दुनिया में यही लड़का मिला था अपना जीवन साथी चुनने के लिए? इससे अच्छा है आप कुंवारी रह जाएं। अभय के बारे में यह सब सुनकर रूही चिल्लाई, बस करो राजवीर, बस करो। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम मेरी लाइफ का डिसीजन नहीं लोगे, तुम मुझे नहीं बताओगे क्या सही है और क्या गलत है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो अपने बारे में फैसला ना कर सकूं। मैं अभय से शादी करूंगी। चाचू कभी नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं। आप नहीं जानती लेकिन रघुवंशी फैमिली में सब जानते हैं कि अभय ओबराय कितना घटिया और कमीना इंसान है। राजवीर ने फिर से कहा। रूही भी दांत पीसते हुए बोली, चाचू को मनाना मेरा काम है, मैं उन्हें कैसे मनाऊंगी? तुम या मुझ पर छोड़ दो, अपना दिमाग खर्च मत करो। वह मेरे चाचू हैं, मेरी बात जरूर मानेंगे, समझे तुम? राजवीर को भी गुस्सा आ रहा था लेकिन वह अपनी औकात से आगे नहीं बढ़ना चाहता था। राजवीर ने भी दांत पीसते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, हाँ समझ गया मैडम, देखता हूँ आप चाचू को कैसे मनाती हैं। चाचू इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहेंगे। और चाचू क्या, आप तो सिवाय सर और दिव्यांश सर को भी नहीं मना सकती क्योंकि वह दोनों ही इस लड़के की घटिया हरकत से वाकिफ हैं। रूही को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने फिर से राजवीर पर हाथ उठा दिया, लेकिन वह राजवीर के गाल पर थप्पड़ मार पाती उससे पहले ही राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर गुस्से में कहा, मैं सिवाय सर का बॉडीगार्ड हूँ, आपका नौकर नहीं। जब मन करेगा आप मुझे थप्पड़ मार देंगी। राजवीर गुस्से में रूही का हाथ दबा रहा था और रूही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। रूही को दर्द हो रहा था लेकिन राजवीर को रूही के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस वक्त राजवीर का ईगो हर्ट हो गया था। भला राजवीर रेस्टोरेंट में सबके सामने एक लड़की से थप्पड़ कैसे खा सकता था? वह लड़की उसके मालिक की बहन ही क्यों ना हो। रूही अपना हाथ राजवीर के हाथ से खींचते हुए बोली, राजवीर छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन राजवीर ने रूही का हाथ नहीं छोड़ा। राजवीर ने सुलगती हुई आंखों से अभय को देख रहा था। राजवीर ने दूसरे हाथ से अभय को पॉइंट करते हुए कहा, आज के बाद मैं तुम्हें रूही मैम के आसपास भी ना देखूं, वरना आज तो मैम ने तुम्हें बचा लिया, अगली बार नहीं बचा पाएंगी। राजवीर ने फिर पीहू की तरफ देखा और उसे अपने पास आने का इशारा किया। पीहू भागकर राजवीर के पास आ गई। राजवीर ने एक हाथ से रूही का हाथ पकड़ा और दूसरे से पीहू का, फिर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। राजवीर ने जबरदस्ती रूही को गाड़ी में बैठाया और पीहू को बैक सीट पर, फिर ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी।
थोड़ी देर में गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी। राजवीर बहुत गुस्से में ड्राइव कर रहा था। रूही भी बहुत गुस्से में बैठी थी। दूसरी तरफ सब मेंशन में पहुंच गए थे। हीर और हर्षवर्धन मेंशन के मेन गेट पर खड़े थे। दिव्यांश और शिवाय उन दोनों की थाली लेकर आरती उतार रहे थे। दोनों से कुछ हो तो नहीं रहा था, लेकिन जैसे तैसे मोबाइल में देखकर विधि पूर्वक हीर और हर्षवर्धन का स्वागत कर रहे थे। हीर को हर्षवर्धन और शिवाय को देखकर हंसी आ रही थी, लेकिन वह हंसी नहीं, क्योंकि वह जानती थी दोनों ही गृह प्रवेश की रस्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हीर हंसकर उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। हीर को कहाँ पता था कि ऐसी ठेस तो शिवाय दिव्यांश एक दूसरे को हर मिनट पहुंचाते हैं। हर्षवर्धन ने थोड़ा सा थकावट भरी आवाज में कहा, तुम दोनों का ड्रामा हो गया हो तो हम अंदर आ जाएं। आपको हम दोनों की मेहनत ड्रामा लग रही है, शिवाय ने नाराज भरी टोन में कहा। हर्षवर्धन इरिटेट होता हुआ बोला, और नहीं तो क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम दोनों कर क्या रहे हो। आरती की थाली उल्टा घुमा दिया, तुमने जलाया नहीं, या परात तुमने जो हमारे पैरों के पास रखी है इसमें बस रोली है, पानी इस तुमने डाला नहीं। अरे इसमें पानी डालकर घोल बनाओ, तभी तो हीर अपने पैर रख कर अंदर आएगी और उसके पैर लक्ष्मी रूप में मेंशन के फर्श पर छप जाएंगे। शिवाय बोला, अरे चाचू आपको तो बहुत कुछ पता है, आप इधर आ जाइए ना हमारी तरफ और आप ही चाची का स्वागत कर दीजिए। यह सुनकर हर्षवर्धन ने अपने सिर पर हाथ मार कर कहा, हीर मैं पागल हो जाऊंगा। हर्षवर्धन की हालत देखकर हीर को हंसी आ गई और वह खिलखिलाकर हंसने लगी। हीर जब भी हंसती थी हर्षवर्धन को सुकून ही मिलता था। तभी दीनू काका वहां आकर बोले, अरे नहीं नहीं हर्षवर्धन बेटा, पागल क्यों हो जाओगे, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा कैसे स्वागत करते हैं। विराज हंसकर बोला, हाँ आ गए काका, मैं हूं ना, या हमारे शाहरुख खान काका। हंसते हुए बोले, विराज बेटा क्यों बुढ़ापे में मेरी मजाक बना रहे हो। शिवाय हंसता हुआ बोला, मजाक थोड़ी बना रहे हैं, आप तो शाहरुख खान के छोटे भाई हैं, बस आपकी कमर थोड़ी झुक गई है। यह सुनकर सब हंसने लगे। काका बोले, अच्छा अच्छा, अब दिया जलाकर सीधे हाथ से आरती करो। शिवाय ने काका के कहे मुताबिक हीर और हर्षवर्धन की आरती उतार दी। दिव्यांश ने परात में पानी डालकर घोल बनाया। हीर परात में अपने पैर रखकर मेंशन के अंदर आ गई। हीर हर्षवर्धन के पीछे वीरा और आर्या खड़ी थी। आर्या जब अंदर आने लगी तो शिवाय ने उसे हाथ दिखाकर रोककर कहा, रुको रुको, तुम भी इस घर की बहू हो, हमारा भी ऐसे ही स्वागत होगा। दिव्यांश ने रोली की परात उठाते हुए कहा, चल वे, कोई स्वागत नहीं होगा, पैर उठाकर अंदर आ जाओ। शिवाय जाकर आर्या के बराबर में खड़ा हो गया। शिवाय ने फिर रिक्वेस्ट भरी नजरों से हीर को देखकर बोला, प्लीज चाची आप हमारा स्वागत कर दो ना। हर्षवर्धन सोफे पर बैठता हुआ बोला, जब ढंग से शादी होगी तब तुम्हारा स्वागत होगा, अब ज्यादा दिव्यांश के जले पर नमक मत छिड़को, चुपचाप से आर्या को लेकर अंदर आ जाओ। शिवाय हल्का सा पैर पटक कर बोला, मैं नहीं आऊंगा चाचू, पहले आप मेरी और आर्या की आरती उतारो। हर्षवर्धन गुस्से में शिवाय को देख रहा था और तभी हीर ने हर्षवर्धन के कंधे पर हाथ रख दिया। हीर चुपचाप थाली लेकर आर्या और शिवाय के पास आ गई। हीर ने दोनों की आरती की और विधि पूर्वक आर्या का स्वागत करके घर के अंदर ले आई। हीर के पैरों के निशान के पीछे पीछे आर्या के पैर के निशान थे। वीरा जो शिवाय और आर्या के पीछे खड़ी थी, उसने ध्यान नहीं दिया हुआ था और अंदर आने लगी। उसने पहला ही कदम रखा था, उसका पहला ही कदम रोली की परात में गया। वीरा ने जल्दी से अपना कदम पीछे लिया, लेकिन तब तक उसके पैरों में रोली लग चुकी थी। वीरा ने अपना पैर देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। वीरा जल्दी से अपना पैर अपने दुपट्टे से साफ करने लगी। वीरा अपना पैर साफ कर रही थी और पूरी रघुवंशी फैमिली वीरा को देख रही थी। वीरा ने जैसे ही नजर उठाकर सबको देखा, उसकी आंखों में ठहरे आंसू बह गए। उसे इस वक्त बहुत घबराहट हो रही थी। उसे लगा कि चाचू और सिंड्रेला चाची उसे अभी डांट देंगे। गलती से ही सही, लेकिन उसने रोली पर पैर रख दिया था, जो रघुवंशी खानदान की बहू का हक था। वीरा सबको देखकर कुछ बोल नहीं पा रही थी, फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा, वह चाचू गलती से रख गया, जानबूझकर नहीं रखा। हर्षवर्धन मन ही मन बोला, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानबूझकर पैर रखो, तुमसे अच्छी लड़की विराज को नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूं विराज भी यह बात जल्दी समझ जाएगा।
हीर बोली, वीरा इसमें रोने वाली क्या बात है, कोई बात नहीं, गलती से हुआ है ना, चलो आ जाओ। शिवाय भी बोला, वीरा प्लीज ओवर रिएक्ट मत करो, आ जाओ, कुछ नहीं होता। दिव्यांश ने कहा, हाँ वीरा आ जाओ, अपने आप को गिल्टी फील मत करवाओ, ऐसी रस्मों से फर्क नहीं पड़ता, आ जाओ। वीरा तीनों के कहने से अंदर आ गई। सब सोफे पर बैठ गए और बात करने लगे। तभी राजवीर रूही का हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींचता हुआ मेंशन के अंदर आया। राजवीर रूही को ऐसे देखकर हर्षवर्धन अपनी जगह से खड़ा हो गया। पीहू भागकर हीर की गोद में चढ़ गई। राजवीर ने खींचते हुए रूही को हर्षवर्धन के सामने लाकर ऑलमोस्ट फेंकते हुए कहा, चाचू संभालो अपनी लाडली भतीजी को। रूही लड़खड़ा जाती, लेकिन हर्षवर्धन ने उसे पकड़ लिया। रूही गुस्से में बोली, चाचू यह राजवीर बहुत ज्यादा बदतमीज हो गया है, आपने इससे कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा दिया। बॉडीगार्ड है, इसे कहो औकात में रहे। देखा आपने या मेरे साथ कैसे बदतमीजी से पेश आता है। हर्षवर्धन ने रूही को खुद से दूर करके अपने मुंह पर उंगली रखकर कहा, चुप हो जाओ, जब तुमसे पूछूंगा तब बोलना। हर्षवर्धन की बात सुनकर रूही को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। हर्षवर्धन ने फिर राजवीर की तरफ देखकर कहा, बताओ मुझे क्या हुआ है, आप उससे पूछ रहे हो चाचू, आपको मुझ पर यकीन नहीं है। रूही ने गुस्से में और नाराज भरी टोन में कहा। हर्षवर्धन ने रूही को आंखें दिखाते हुए कहा ना रूही, जब तुमसे पूछूंगा तब बोलना, अभी चुप हो जाओ। हर्षवर्धन ने राजवीर की तरफ देखकर फिर पूछा, बताओ राजवीर क्या हुआ, क्या किया रूही ने। राजवीर बोला, चाचू रूही अभय ओबराय को डेट कर रही है। यह सुनते ही हर्षवर्धन, शिवाय और दिव्यांश के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। तीनों ने रूही को घूर कर देखा। शिवाय बोला, तुझे उसके अलावा कोई और लड़का नहीं मिला डेट करने के लिए, तू जानती भी है वह कितना घटिया आदमी है। रूही तीनों का गुस्सा देखकर डर गई। फिर वह हिम्मत करते हुए बोली, मैं अभय से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। दिव्यांश और ज्यादा गुस्से में बोला, तुम कल को कहोगी कि मैं गधे से प्यार करती हूँ, मेरी गधे से शादी कर दो, तो क्या हम तुम्हारी शादी गधे से कर देंगे। अभय गधे से ज्यादा कुछ नहीं है, वह गधा ही है और गधा ही रहेगा, दोनों भाई गधे हैं। रूही अब रोते हुए बोली, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ, अभय से ही शादी करना चाहती हूँ। आप सब मेरे साथ इसीलिए ऐसे करते हैं क्योंकि मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ। यार इसका हमेशा का यही ड्रामा है, बचपन से लेकर आज तक यह अपनी सारी बातें ऐसे ही मनवा लेती है। विराज ने भी हल्के गुस्से में कहा। रूही रोती हुई बोली, तू तो मेरा सगा भाई है, तू तो ऐसे मत बोल। विराज बोला, ओ मैडम, सगा सौतेला चचेरा ममेरा ऐसा कुछ नहीं है, इस घर में सब भाई बहन ही हैं, चाचू सबको बराबर प्यार करते हैं, और दिव्यांश सिवाय भी तुझसे कम प्यार नहीं करते। रूही का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। रूही मन ही मन राजवीर को बहुत कोस रही थी। शिवाय की बात सुनकर रूही और जोर जोर से रोने लगी। शिवाय ने इरिटेट होकर कमर पर हाथ रखकर कहा, चाचू यह लड़की पागल हो गई है, इसे बुलाया किसने, इसे वापस भेजो, उस गधे से शादी करेगी जो देखने में ही चिंपांजी लगता है। शिवाय की बात सुनकर रूही और जोर जोर से रोने लगी। अभय के बारे में इतना सब कुछ कह रहे थे, रूही से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हर्षवर्धन थोड़ी तेज आवाज में बोला, बस करो, अब इस बारे में बात नहीं होगी, बहुत जल्द मैं रूही की शादी एक अच्छे घर में कर देंगे। हर्षवर्धन ने फिर रूही को देखकर कहा, तुम्हारी शादी मैं अभय से नहीं कर सकता। रूही अब चुपचाप अपने कमरे में चली जाओ और कोई गलती मत करना, ना ही कोई ऊट पटांग हरकत करना, ऐसा ना हो कि तुम अपने चाचू का गुस्सा देख लो। अब जाओ यहाँ से। रूही रोती हुई वहां से चली गई। रूही अपने कमरे में जाकर गुस्से में रोने लगी और वह नीचे नहीं आई। पूरे दिन आज मेंशन में तनाव का माहौल बना रहा। रात को सब डिनर कर रहे थे। हर्षवर्धन ने हीर की तरफ देखकर पूछा, रूही ने सुबह से कुछ खाया। हीर ने ना में गर्दन हिला दी। विराज अपना डिनर करता हुआ बोला, टेंशन मत लो चाचू, आदत से मजबूर है, आएगी रात को फ्रिज में से आइसक्रीम निकाल लेगी और डाइनिंग टेबल पर पसर कर खाएगी। तभी एक सर्वेंट ने आकर हर्षवर्धन से कहा, सर रणविजय सिंह राणा आए हैं। दिव्यांश हंसकर बोला, बहू रानी पापा आए हैं।
तुम्हारे। रणविजय सिंह का नाम सुनकर आर्या जो खाना खा रही थी उसके हाथ रुक गए, उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। शिवाय ने नोटिस कर लिया। हर्षवर्धन ने आर्या को देखा तो आर्या बहुत मासूम सा चेहरा बनाकर डाइनिंग टेबल पर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों का पानी देखकर हर्षवर्धन समझ गया कि आर्या को अब रणविजय सिंह राणा के गुस्से से डर लग रहा है। हर्षवर्धन अपने चेयर से खड़ा हुआ। उसने आर्या के सर पर हाथ रखकर कहा, डरो मत बच्चा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे पापा को समझा लूंगा, तुम यहीं रहोगी हमारे पास। आर्या ने हर्षवर्धन का हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ा और नम आंखों से हर्षवर्धन को देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। हर्षवर्धन भी आर्या का चेहरा देखकर समझ गया। उसने आर्या को दिलासा देते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, डरो मत, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं लेकर जाएगा, तुम इस घर की बहू हो और अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। हर्षवर्धन ने आर्या से अपना हाथ छुड़ाया और एक चाटा शिवाय के सिर पर मार कर कहा, हर काम में जल्दी होती है, अब जाकर मना ले अपने ससुर जी को, खून पीकर रखा हुआ है मेरा। शिवाय डाइनिंग टेबल से उठकर अपना सिर मलते हुए बोला, चाचू मेरी शादी हो गई है, कुछ तो शर्म करो। आर्या क्या सोचेगी कि जब देखो उसका पति अपने चाचू से पिटता रहता है। हर्षवर्धन हल्के गुस्से में बोला, मेरा दिमाग मत खराब कर, अब क्या जवाब दूं इसके बाप को? अभी तो बस रणविजय सिंह राणा यहाँ आए हैं, अभी तो शौर्य और वरदान को भी जवाब देना है। क्या जवाब दूंगा? तू तो शादी करके बैठा है। शिवाय बोला, चाचू आप बड़े हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा, वरना इस सिचुएशन को मैं अपने तरीके से हैंडल करना चाहता हूँ। तू ना चुप हो जा, मुझे कुछ सोचने दे, क्या कहना है इसके बाप को? हर्षवर्धन ने कहा। शिवाय गुस्से में बोला, कौन सा बाप? 6 महीने से मेरे साथ रह रही है, तब तो बाप नहीं आया, एक बार नहीं सोचा कि मैं इसके साथ कुछ गलत कर लेता तो क्या होता? जब शौर्य को ढूंढता हुआ राजपूत हवेली गया था तब इसके बाप ने इसे ही भेज दिया था। एक बार नहीं सोचा, 18 साल की लड़की है, अपनी फीलिंग को भी नहीं बता सकती, मैंने इसके साथ कुछ गलत हरकत कर दी तो क्या होगा? आप ऐसे बाप से डर रहे हो? मैं नहीं डरता, बाप का हक जताने आया है। मैं अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाता मर जाती। दुनिया भर का पैसा है रणविजय सिंह राणा के पास, लेकिन अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है। कहाँ था वह बाप जब दृष्टि मजबूरी में दिव्यांश के साथ 5 रातें बिता रही थी? हर्षवर्धन कहीं न कहीं शिवाय के बातों से एग्री कर रहा था। सच तो था, पिछले 6 महीने से आर्या शिवाय के पास रह रही थी, तब तो रणविजय सिंह राणा ने एक बार अपनी बेटी के बारे में नहीं पूछा, तो फिर वह मेंशन क्यों आया? दिव्यांश भी अपनी जगह से खड़े होकर बोला, अब आप दोनों फिलहाल शांत हो जाइए, चलकर देखते हैं वह क्या करने आए हैं। जरूरी नहीं है आर्या को लेने ही आए हों, हो सकता है कोई और बात करनी है। बेटी को लेने ही आए हैं, लेकिन मैं आर्या को उनके साथ नहीं भेजूंगा, शिवाय ने गुस्से में कहा। हर्षवर्धन ने शिवाय की बाजू पकड़ी और थोड़ा सा खींचते हुए कहा, चलो पहले बात करते हैं, उसके बाद देखेंगे। फिर उसने दिव्यांश को इशारों में अपने पास आने के लिए कहा। दिव्यांश भी उनके पीछे पीछे सीटिंग एरिया में चला गया। रणविजय सिंह राणा बलराज के साथ सीटिंग एरिया में ही खड़ा था। हर्षवर्धन ने जब रणविजय सिंह को देखा तो हंसकर कहा, अरे राणा साहब खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए, अपना ही घर समझिए। रणविजय सिंह गुस्से में बोला, बैठने नहीं आया हूँ, मेरी बेटी कहाँ है? अपनी बेटी को ले जाने आया हूँ। बड़ी जल्दी याद आ गई अपनी बेटी की, दिव्यांश ने एटीट्यूड के साथ कहा। रणविजय सिंह राणा ने गुस्से में कहा, चुपचाप मेरी बेटी को मेरे साथ भेज दो, मैं यहाँ तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं आया हूँ। एक तो मेरी बेटी को तुमने 3 महीने से जबरदस्ती अपने घर में रखा है, ऊपर से एटीट्यूड भी दिखा रहे हो। शिवाय ने अपनी भौहें चढ़ाकर कहा। दिव्यांश का सवाल बुरा लगा, लेकिन दिव्यांश का सवाल तो जायज है। 6 महीने बाद आपको अपनी बेटी की याद आई? रणविजय सिंह ने हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा। मिस्टर हर्षवर्धन रघुवंशी, मैं यहाँ बहस करने नहीं आया हूँ, आर्या को बुला दीजिए, मैं उसे लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, वह मेरी बेटी है। तब तक आर्या भी डरते डरते सीटिंग एरिया में आ गई। आर्या को देखकर रणविजय सिंह को बहुत गुस्सा आया। रणविजय सिंह आर्या का हाथ पकड़कर गुस्से में बाहर की तरफ ले जाने लगा, लेकिन वह पूरी तरह से चौखट पार करता उससे पहले ही आर्या का दूसरा हाथ शिवाय ने पकड़ लिया। रणविजय सिंह ने पलट कर देखा और फिर दांत पीस कर गुस्से में कहा,
सिवाय हाथ छोड़ो आर्या का, मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जाऊंगा। सिवाय ने बहुत प्यार से कहा, ससुर जी, यह आपकी बेटी नहीं मेरी बीवी है और मैं अपनी बीवी को किसी के साथ नहीं भेजूंगा। सिवाय की बात सुनकर रणविजय सिंह राणा के तो जैसे होश ही उड़ गए। रणविजय सिंह राणा ने पलट कर आर्या को देखा। आर्या सहम गई, उसकी आंखों में पानी आ गया। क्या कह रहा है यह? रणविजय सिंह राणा ने आर्या से सवाल किया। आर्या कुछ नहीं बोली, चुपचाप नजरें झुकाए खड़ी रही। रणविजय सिंह राणा ने फिर बहुत गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुमसे पूछ रहा हूं क्या कह रहा है यह लड़का? क्या तुमने इससे शादी कर ली? आर्या अभी कुछ नहीं बोली। आर्या की आंखों में आंसू झरने की तरह बहने लगे। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सिवाय ने आगे आकर रणविजय सिंह राणा से आर्या का हाथ छुड़वा कर आर्या को अपने पीछे करके कहा, आपको पता है ना, आपकी बेटी बोल नहीं सकती, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने आर्या से शादी कर ली और अब आप मेरी बीवी को यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। मैं इस शादी को नहीं मानता। मेरी बेटी अभी 18 साल की भी नहीं हुई है। रणविजय सिंह राणा ने गुस्से में कहा, अगले हफ्ते तो हो जाएगी ना आपकी बेटी 18 साल की? सिवाय ने रणविजय सिंह राणा को सवाल भरी नजरों में देखते हुए कहा, कहना क्या चाहते हो तुम? सिवाय बोला, यही कि आपकी बेटी 18 साल की होने वाली है, इसलिए आपको इसकी याद आई। इनडायरेक्टली आपकी आधी प्रॉपर्टी अब आर्या के नाम हो जाएगी और आप ऐसा होने नहीं देंगे, इसलिए आर्या को ले जाने आए हैं ताकि प्रॉपर्टी इसके नाम हो और उसके अगले ही पल आप इसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लें। सही कह रहा हूं ना ससुर जी? वरना पिछले 6 महीने से तो आपको अपनी बेटी याद नहीं आई। यह सुनकर रणविजय सिंह राणा के साथ साथ हर्षवर्धन और दिव्यांश भी हैरान हो गए। दिव्यांश मन ही मन बोला, यह सिवाय जितना बाहर से दिखता है उससे ज्यादा अंदर से हरामी है। कितनी आगे की सोच कर बैठा है, सब कुछ पता है इसे। रणविजय सिंह राणा ने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? यह मेरी बेटी है और मैं अपनी ही बेटी से प्रॉपर्टी अपने नाम क्यों करवा लूंगा? आपकी बेटी? पक्का यह आपकी बेटी है? सच सच बताइए रणविजय सिंह राणा जी कि आपकी बेटी है या नहीं, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं यह आपकी अपनी बेटी नहीं है। या तो सोमदत्त राजपूत की छोटी बहन वंशिका की बेटी है और आप उसके दूसरे पति नहीं, दूसरा पति सिर्फ कहने के लिए दूसरा पति, क्योंकि ना तो आपने कभी पति के फर्ज निभाया और ना ही एक पिता के। अब तो रणविजय सिंह राणा की आवाज हलक से बाहर आ ही नहीं रही थी। जो राज उसने बरसों से छुपा कर रखा था उसे तो सिवाय ने इतनी आराम से सबके सामने कह दिया। दिव्यांश बोला, राणा साहब, आपके बहुत सारे राज सिवाय ने खोल दिए हैं और वह ज्यादा आपके कपड़े उतारे इससे पहले ही आप यहाँ से चले जाइए। रही बात आर्या की, आज से आर्या हमारे साथ रहेगी, हमेशा रहेगी सिवाय की पत्नी बनकर। आपका आर्या से कोई रिश्ता नहीं है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा अपनी बेटी को लिए बिना। तो बिल्कुल भी नहीं। और क्या सबूत है कि तुमने मेरी बेटी से शादी कर ली? रणविजय सिंह राणा ने गुस्से में कहा। सिवाय अपने कमरे में गया और कुछ पेपर लेकर बाहर आया। सिवाय ने वह पेपर राणा साहब के हाथ में थमाते हुए कहा, या रहे मेरी और आर्या की शादी के पेपर। अब तो आपको यकीन आ गया होगा ना कि आर्या मेरी बीवी है। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। अब राजवीर का दिमाग खनका। राजवीर को याद आया कि जब आर्या सौर को बचाने के लिए मेंशन वापस आई थी तो सिवाय ने आर्या से कुछ पेपर साइन करवाए थे। शायद वह यही पेपर थे, लेकिन क्या सिवाय को पता था कि रणविजय सिंह राणा की आर्या बेटी नहीं है? राजवीर के दिमाग में भी बहुत सारे सवाल घूमने लगे जिनके जवाब सिर्फ सिवाय के पास थे। इस वक्त रणविजय सिंह राणा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। उसने सोचा था वह आर्या को ले जाएगा और जब प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी तो तभी के तभी आर्या से पेपर पर साइन करवा कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगा। लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। एक हफ्ते बाद ऑटोमेटिकली आधी प्रॉपर्टी आर्या के नाम हो जाती। आधी प्रॉपर्टी पहले ही शौर्य के नाम थी, लेकिन रणविजय सिंह राणा शौर्य की प्रॉपर्टी पर कुंडली मारकर बैठा था।
हर्षवर्धन, जो कि बहुत देर से चुपचाप खड़ा था, सबकी बातें सुन रहा था, राणा साहब के पास आकर बोला, बस कीजिए राणा साहब, और कितनी बेइज्जती करवाएंगे अपनी। चले जाइए यहाँ से। मुझे यह तो पता था कि आप एक घटिया किस्म के इंसान हैं, लेकिन इतने घटिया हैं यह नहीं पता था। रणविजय सिंह राणा को गुस्सा आ गया। वह कुछ कहता उससे पहले ही बलराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और वहां से चलने का इशारा किया। बलराज और रणविजय सिंह राणा दोनों वहां से जाने लगे। शिवाय ने फिर से उन्हें रोकते हुए हल्के गुस्से में कहा, बलराज साहब, मैंने आपसे कहा था मुझसे झूठ मत बोलना, लेकिन आपने मुझसे झूठ बोल दिया। अब आपके साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी आप खुद लेंगे। शिवाय की बात सुनकर बलराज थोड़ा सा डर गया, लेकिन फिर रणविजय सिंह राणा को लेकर वहां से चला गया। बाहर आते ही बलराज ने रणविजय सिंह को गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। राणा साहब अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, शौर्य को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। शौर्य ही है जो मुझे आर्या को ला कर देगा। बलराज गाड़ी स्टार्ट करता हुआ बोला, राणा साहब, अभी अपना गुस्सा शांत कीजिए, शौर्य से भी मिलेंगे। अभी गुस्से में कोई डिसीजन मत लीजिए, खुद को शांत कीजिए, ठंडे दिमाग से सोचते हैं क्या करना है। दोनों बातें करते हुए वहां से चले गए। आर्या शिवाय के गले लगकर रो रही थी। शिवाय ने आर्या को चुप करवाते हुए कह रहा था, छुईमुई मैं हूं ना, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शिवाय ने आर्या को चुप करवाया और फिर हीर को आवाज लगाते हुए कहा, चाची इसे लेकर जाओ, इसने ठीक से डिनर नहीं किया। हीर सिटिंग एरिया में आई और आर्या को लेकर चली गई। आर्या काफी हद तक ठीक थी। राजवीर ने पूछा, शिवाय सर, आपने उस दिन लिटिल गर्ल से शादी के पेपर साइन करवाए थे ना? शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने फिर क्वेश्चन किया, आप यह सब पहले से जानते थे कि आर्या राणा साहब की सगी बेटी नहीं है? नहीं, जब मैंने पेपर साइन करवाए थे उस वक्त मैं बस शौर्य को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह पेपर आज काम आएंगे। शिवाय ने अपना जवाब दिया। हर्षवर्धन बोला, अब जरा विस्तार से मुझे भी बता दे क्या हो रहा है। दिव्यांश भी हर्षवर्धन के पास बैठकर बोला, हाँ बता दे, तेरी लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई? शिवाय ने एक गहरी सांस लेकर बोला, चाचा, जब मैं राजपूत हवेली गया था तो आर्या मुझे देखकर बहुत डर रही थी। मुझे पहले तो अपने ऊपर हंसी आई कि कितना हैंडसम लड़का देखकर यह लड़की डर रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे समझ आया कि आर्या मुझसे नहीं राणा साहब से डर रही थी। राणा साहब ने बचपन से लेकर आज तक आर्या को टॉर्चर किया है। राणा साहब की टॉर्चर की वजह से ही आर्या आज बोल नहीं पाती और उसके अंदर धीरे धीरे फीलिंग्स खत्म होने लगी। सोमनाथ दत्त राजपूत की एक छोटी बहन थी वंशिका। वह किसी से प्यार करती थी और उसने भागकर उससे शादी भी कर ली। आर्या वंशिका और उसके पहले पति की बेटी है। वंशिका का पहला पति वंशिका को छोड़कर चला गया, लेकिन तब तक वंशिका प्रेग्नेंट हो चुकी थी। वंशिका जब राजपूत हवेली वापस आई तो सोमनाथ और शारदा ने उसे उस कंडीशन में भी अपना लिया। राणा साहब, जो कि सोमनाथ के बिजनेस पार्टनर थे, उन्होंने इस बात का फायदा उठाया और सोमदत्त को अपनी बातों के जाल में फंसाकर वंशिका से कोर्ट मैरिज कर ली, जबकि यह मैरिज लीगल नहीं थी क्योंकि वंशिका के पहले पति ने वंशिका को डाइवोर्स नहीं दिया था। कुछ महीने बाद आर्या का जन्म हो गया और कुछ सालों बाद सोमनाथ और शारदा की भी मौत हो गई। उनकी मौत कैसे हुई यह भी एक राज है। मुझे तो लगता है राणा साहब ने ही उन दोनों को मारा है, लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं है। सोमनाथ राजपूत मरने से पहले प्रॉपर्टी के पेपर रेडी करवाकर अपने लॉयर के पास रख दिए थे। विल के अकॉर्डिंग आर्या जब 18 साल की हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सोमदत्त राजपूत की आधी प्रॉपर्टी आर्या के नाम हो जाएगी, बाकी आधी प्रॉपर्टी शौर्य और दृष्टि के नाम। आपको पता है चाचू, शौर्य अपने पापा पर गया है। सोमनाथ राजपूत काफी सुलझे हुए इंसान थे। सोमनाथ राजपूत ने अपनी बहन वंशिका का हक नहीं मारा। उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी वंशिका की बेटी यानी आर्या के नाम कर दी थी। सोमदत्त राजपूत के मरने के बाद राणा साहब के हाथ में अब हवेली की पूरी पावर आ गई। राजपूत इंडस्ट्रीज का सारा बिजनेस राणा साहब के अंदर चला गया। राणा साहब ने जी भरकर अपनी मनमानी की, वंशिका को परेशान किया, शौर्य, दृष्टि, आर्या तीनों को टॉर्चर किया।
कुछ दिनों बाद वंशिका गायब हो गई। शौर्य के कंधों पर अपनी दोनों बहनों की जिम्मेदारी थी, जो उसने बखूबी निभाई। उसने आर्या को दृष्टि को राणा साहब से बचाकर रखा, लेकिन फिर भी राणा साहब ने आर्या को टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस वक्त वंशिका कहाँ है पता नहीं, उसका पहला पति भी कहाँ है यह भी नहीं पता। सॉरी, राणा साहब की सारी बातें मानता है, क्यों मानता है यह भी नहीं पता। पूछूंगा तो कभी नहीं बताएगा। हर्षवर्धन ने फिर पूछा, तुझे इतना सब कैसे पता? क्या तूने अपने आदमी राणा के पीछे लगा रखे हैं? नहीं चाचू, छुई मुई स्केच बनाती है। उसने बहुत सारी स्केच बनाई हैं, जिसमें उसने अपने दिल की बात उतार रखी है। जो बात छुई मुई अपनी जुबान से नहीं बता पाती, वह बात वह स्केच में बनाकर कह देती है। मैंने उसके सारे स्केच देखे हैं, जिसकी वजह से मुझे पता चल गया कि रणविजय सिंह राणा ने बचपन से ही आर्या को बहुत टॉर्चर किया है। फिर मैंने अपने कुछ आदमी राणा साहब के पीछे लगा दिए और मुझे सब कुछ पता चल गया। हर्षवर्धन ने सवालिया नजरों से शिवाय को देखकर फिर एक सवाल किया, शिवाय एक बात बताओ, सच सच बताना, अपने चाचा से झूठ मत बोलना। क्या तुमने आर्या से शादी उसे बचाने के लिए की है, या तुम सच में आर्या से प्यार करते हो? हर्षवर्धन का सवाल सुनकर शिवाय के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। शिवाय बोला, चाचू, आर्या है ही इतनी प्यारी, उसके साथ कोई 6 घंटे बिता ले तो उससे प्यार करने लगे। मैंने तो इसके साथ 6 महीने बिताए हैं, तो आप खुद ही सोचिए, क्या मुझे आर्या से प्यार नहीं होगा? मैंने यह शादी अपने होश में की है, आर्या पर तरस खाकर नहीं। मैं सच में आर्या से बहुत प्यार करता हूँ। अब आर्या मेरे साथ है, और जब तक मेरे साथ है, रणविजय सिंह राणा आर्या का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आर्या जब तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, फिर वह अपनी प्रॉपर्टी को लेकर डिसीजन लेना सीख जाएगी। उसी वक्त वह अपनी प्रॉपर्टी का जो करना चाहती है वह कर सकती है, लेकिन तब तक मैं आर्या को रणविजय सिंह राणा के पास नहीं भेजूंगा, वरना वह आर्या को डरा धमका कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेगा। हर्षवर्धन शिवाय पर प्राउड फील करता हुआ बोला, आज पहली बार मुझे तेरा डिसीजन अच्छा लग रहा है। आज पहली बार महसूस हो रहा है कि तू सच में रघुवंशी का ही खून है। तू सच में रघुवंशी परिवार का होनहार बेटा है, वरना मुझे तो अब तक यही लगता था कि तुझे कूड़ेदान से उठाकर लाए थे। दिव्यांश अपने फोन की स्क्रीन स्क्रॉल करता हुआ बोला। शिवाय भी दिव्यांश को कमेंट मारता हुआ बोला, और तुझे तुझे तो नगर पालिका की गाड़ी घर ही छोड़कर गई थी, माँ ने तरस खाकर तुझे गोद में उठा लिया। दिव्यांश और शिवाय फिर से बहस करने लगे। हर्षवर्धन तो उनके पास से उठ गया, क्योंकि वह जानता था इन दोनों की बहस का कोई अंत नहीं। जो भी था, शिवाय दिव्यांश इतना लड़ते थे, उससे ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे। डिनर करके सब अपने अपने कमरे में चले गए। राजवीर भी अपने कमरे में गया था, लेकिन आज उसने जो रूही के साथ किया, उसे सोच सोचकर उसे बेचैनी हो रही थी। राजवीर जबकि जानता था उसने जो किया सही किया, रूही के लिए अभय बिल्कुल भी सही लड़का नहीं है। सही होने के बावजूद भी राजवीर अपनी बेचैनी से बच नहीं पाया। वह इधर उधर चक्कर लगा रहा था। आज तो रूही ने खाना भी नहीं खाया, इसलिए राजवीर को टेंशन हो रही थी, लेकिन राजवीर कर भी क्या सकता था। राजवीर कई घंटों तक बेचैन रहा। राजवीर ने टाइम देखा तो रात का 1 बज रहा था। राजवीर को प्यास लगी थी, इसलिए वह नीचे किचन में चला गया। राजवीर ने फ्रिज में से बोतल निकाली और जैसे ही सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे में आया, उसने महसूस किया कि डाइनिंग टेबल पर कोई बैठा है। राजवीर वापस नीचे आया। राजवीर 4 कदम चलकर डाइनिंग टेबल की तरफ गया तो उसने देखा डाइनिंग टेबल की बड़ी सी टेबल पर बीचों बीच रूही पलथी मारकर बैठी है। राजवीर को उसकी सिर्फ कमर दिखाई दे रही थी, उसके खुले हुए बाल, ऊपर से उसके बैठने का स्टाइल। राजवीर डर गया। राजवीर ने अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करके मन में कहा, कहीं यह बबीता आंटी की आत्मा तो नहीं, कहीं बबीता आंटी की आत्मा को शांति ना मिली हो और वह भटकती हुई यहाँ आ गई हो। लेकिन यहाँ क्यों बैठी हैं? जाए ना दिव्यांश के पास, उन्होंने ही तो उनकी चिता को अग्नि दी थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय श्री राम। हे भगवान, इस औरत से मुझे बचा लेना, लेकिन यह डाइनिंग टेबल पर ऐसे क्यों बैठी है? राजवीर के दिल की धड़कन बढ़ गई। बेशक राजवीर जिंदा लोगों को उठाकर पटक देता था,
लेकिन राजवीर को लग रहा था कि वह बबीता आंटी की आत्मा है। राजवीर की हालत इस वक्त सिर्फ राजवीर जानता था। अगर इस वक्त टेबल पर बैठी हुई लड़की पलट कर राजवीर को देख लेती तो राजवीर को हार्ट अटैक आ जाता। राजवीर की एक कमजोरी थी, राजवीर हॉरर मूवी नहीं देखता था क्योंकि उसे भूत प्रेत से बहुत डर लगता था। यह कमजोरी राजवीर ने किसी को नहीं बताई थी। जिंदा लोग राजवीर से डरते थे और मरे हुए लोगों से राजवीर डरता था। राजवीर ने जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल किया और हाथ में ली हुई बोतल को हथियार बना लिया। राजवीर धीरे धीरे उस लड़की की तरफ जाने लगा। राजवीर बस लड़की से 2 ही कदम पीछे था और तभी उस लड़की ने पलट कर देखा। जैसे ही वह खुले बालों के साथ पलटी, राजवीर और वह लड़की दोनों चिल्लाए। राजवीर ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। राजवीर के हाथों से पानी की बोतल गिर गई। अगर वह अपने दिल पर हाथ नहीं रखता तो उसका दिल सीने से बाहर आ जाता। कुछ सेकंड खुद को कंट्रोल करने के बाद राजवीर चिल्लाया, मैम अब आप मुझसे ऐसे बदला लेंगी? मुझे डरा कर मैं बदले ले रही हूँ, उल्टा तुमने आज मेरी बैंड बजा दी और अब यह बोतल लेकर मुझे मारने भी आए हो। राजवीर सच कहती हूँ, चाचू ना होते ना तो तुम्हें जान से मार देती। रूही भी चिल्लाई। राजवीर लंबी सांस लेकर खुद को शांत करा रहा था। कुछ सेकंड बाद फिर बोला, मैं आपको मारने आया हूँ? अरे आप मुझे हार्ट अटैक देकर मार देती या खुले बाल करके डाइनिंग टेबल पर पलथी मारकर। आइसक्रीम कौन खाता है? मुझे लगा बबीता आंटी का भूत आ गया। या इतनी सोनी सेक्सी लड़की तुझे भूत नजर आती है? राजवीर अपनी आंखों का इलाज कराओ। रूही भी चिल्लाई। राजवीर बोला, लाइट ऑन करके भी तो खा सकती थी। ऐसे अंधेरे में चोरों की तरह अपने ही घर में आइसक्रीम क्यों खा रही हैं? आप मेरा घर, मेरी मर्जी, मेरा जैसे मन करेगा मैं वैसे आइसक्रीम खाऊंगी। अब तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे मेरे घर में कैसे रहना है? रूही भी एटीट्यूड के साथ बोली। रूही डाइनिंग टेबल से उतरकर जाने लगी, तभी राजवीर ने रूही का हाथ पकड़ लिया। राजवीर के हाथ पकड़ने से रूही को गुस्सा आ गया। रूही पलटकर बोली, राजवीर दिन पर दिन बेशरम होते जा रहे हो, अपनी लिमिट भूल गए हो। तुम इस घर में सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो और कुछ भी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? राजवीर ने भी गुस्से में रूही का हाथ पकड़ते हुए कहा, नीचे आइसक्रीम गिरी हुई है, पैर रखोगी तो फिसल जाओगी। रूही की नजर जमीन पर गई जहां सच में आइसक्रीम गिरी हुई थी। रूही बिना राजवीर की तरफ देखे जाने लगी, लेकिन तभी उसका पैर उस बोतल पर पड़ा जिसे राजवीर ने फ्रिज से निकाला था। रूही लड़खड़ाई और वह गिर जाती है, उससे पहले राजवीर ने उसे पकड़ लिया। लेकिन अगले ही सेकंड राजवीर अपना बैलेंस बना नहीं पाया और वह रूही के साथ ही जमीन पर गिर गया। रूही नीचे थी और राजवीर रूही के ऊपर। रूही ने डर के मारे कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। राजवीर का चेहरा रूही के चेहरे के काफी करीब था। राजवीर रूही को देख रहा था। रूही सच में बहुत खूबसूरत थी। रूही इतनी खूबसूरत थी राजवीर की पहुंच से। रूही दूर थी, राजवीर यह बात जानता था, लेकिन फिर भी वह रूही की तरफ अट्रैक्ट खुद को रोक नहीं पा रहा था। रूही के इतना करीब होने से राजवीर का मन हुआ कि वह रूही के होठों को चूम ले, लेकिन दोनों के बीच जमीन आसमान जितनी दूरी थी जो कभी खत्म नहीं होती। कुछ सेकंड बाद रूही ने आंखें खोली और दांत भींच कर राजवीर के कॉलर पकड़ कर कहा, तुम क्या मुझे मारना चाहते हो जो इतने भारी भरकम शरीर को मेरे ऊपर छोड़ दिया? तुम्हें खुद भी पता है कि तुम कितने भारी हो, कितना वेट है तुम्हारा। उठ जाओ मेरे ऊपर से, इससे पहले कि मेरा कचूमर निकल जाए। रूही के बोलने से राजवीर अपने सेंस में वापस आया और रूही के ऊपर से उठता हुआ बोला, सॉरी मैम, वह मैं बैलेंस नहीं बना पाया। रूही भी उठ गई और गुस्से में बोली, सॉरी माई फुट, तुमने तो मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। क्या चाहते हो तुम? क्यों नहीं मेरा पीछा छोड़ देते? तुम्हारी वजह से आज चाचू ने मुझे इतना डांटा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर मैं अभय से शादी कर रही हूँ? राजवीर का मन रूही से बहस करने का नहीं था, लेकिन फिर भी उसने रूही को जवाब देते हुए कहा, मैम वह सच में अच्छा लड़का नहीं है, बहुत ही घटिया लड़का है। आप नहीं जानती उसे, लेकिन आप जैसे 50 लड़कियों के साथ उसका रिलेशन। वह घटिया है तो तुम क्या हो? तुम भी तो एक घटिया इंसान हो, घटिया माँ बाप की घटिया औलाद। यह सुनते ही राजवीर को गुस्सा आ गया और उसने एक हाथ से रूही का हाथ पकड़ा। फिर राजवीर ने रूही का हाथ पिलर पर लगाते हुए उसके नजदीक जाकर गुस्से में बोला, मैडम मैं आपकी बकवास सुन लेता हूँ, इसका मतलब यह नहीं
कि आप मुझे कुछ भी बोलेंगी। जैसे आपके माँ बाप हैं ऐसे मेरे भी, जितना प्यार आप अपने माँ बाप से करती हैं उतना मैं भी करता हूँ, और मैंने आपको हक नहीं दिया कि आप मेरे माँ बाप के बारे में इतनी गंदी बातें कर रही हैं। बात आपके अभय ओबराय की है तो बहुत जल्द आपको उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। जब पता चलेगी तब आप आएंगी मेरे पास सॉरी कहने, लेकिन तब मैं आपको माफ नहीं करूंगा, क्योंकि आप जैसे बदतमीज लड़की को माफ करना मेरी शान के खिलाफ है। राजवीर ने बहुत गुस्से में रूही का हाथ झटक कर वहां से चला गया। कहीं ना कहीं रूही को भी रियलाइज हुआ कि उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उसे राजवीर के माँ बाप के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। रजावत हाउस। वरदान रोज की तरह ड्रिंक का गिलास लेकर बालकनी में खड़ा था। जब से वंशिका उसकी जिंदगी से गई थी वरदान का बहुत बुरा हाल था। वंशिका जिंदा है भी या नहीं वरदान को यह भी नहीं पता था, लेकिन वंशिका जाने के बाद वरदान ने कभी किसी को अपने नजदीक नहीं आने दिया। वरदान को उम्मीद थी कि एक ना एक दिन वंशिका जरूर आएगी, वह वंशिका को ढूंढकर अपनी जिंदगी में ले आए। वरदान ने अपनी ड्रिंक खत्म की और चांद को निहारने लगा। वरदान की आंखें लाल थी, साफ पता चल रहा था इस वक्त वह वंशिका की यादों में है। या वक्त वरदान का वंशिका की यादों का ही होता था। इस वक्त वरदान ना किसी से बात करता था, ना अपना फोन रिसीव करता था, बस आंखें बंद करके वंशिका को याद करता था। क्या रूही को माफ करेगा राजवीर? क्या राणा के सच का पता चल पाएगा? क्या वरदान को वंशिका मिल पाएगी? जानने के लिए दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।